हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी1 ट्यूटोरियल्स। मैं आज से आपके पास एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज विजिबल एंड यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको और कहते हैं दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सबसे इजी। मतलब अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर जो भी आपने स्टडी की है अभी तक, उन सब में देखें तो सबसे इजी है और इजी टू रिमेम्बर है और इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज का मतलब क्या हुआ, मतलब आपके पास यहाँ पे जो मैं आपके पास कह रहा हूं, क्या कि इसमें आपके पास जो लाइट है वो कौन सी यूज होने वाली है, दैट इज आपके पास यूवी लाइट हो सकती है यूज, और विजिबल हो सकती है। क्या हो सकती है? विजिबल लाइट या विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे यूज हो सकता है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास जो NMR IR है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। यूवी विजिबल थोड़ा सा कम वैल्यू रखती है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आपके पास मिलते हैं जिसके लिए आपके पास इसकी जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए या अदर आपके पास जैसे कि कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए या इवन एनीथिंग। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूँ तो यूवी विजिबल में आपके पास यूवी और कौन सा विजिबल रीजन यूज होगा। ठीक है, एज सच मैंने आपको एक और बात बता दी कि यहाँ पे ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब मैं समझा दूंगा आपको थोड़ी देर में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बाद में जैसे ही एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब किसी चीज ने अपने पास कोई चीज लेके रखी है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, तो दैट इज मतलब यहाँ पे उसी को मुझे स्टडी करना है और उसके थ्रू मुझे क्या करना है, कुछ एक इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपीज में हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, ठीक है, जितनी भी हम स्टडी करते हैं उनके बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो जो भी आपके पास टोटल एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं मैं आपके पास, जो भी आपके पास जो टोटल आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे मैं आपके पास एडवांटेजेस डिस्कस कर देता हूँ। पहली बात यह है कि आपके पास स्मॉल क्वांटिटीज में आपको सैंपल चाहिए होता है। सैंपल रिक्वायर्ड जो है स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड, ये फास्ट है, टेक्निक क्या है, ये फास्ट और इजी टू एम्प्लॉय है, इजिली हो जाती है। ठीक है, थर्ड, लो वेस्टेज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेस्टेज नहीं होती आपके पास केमिकल्स की। ठीक है, जैसे कि आपके पास अदर टेक्निक्स में या अर्लियर टेक्निक्स थी वहां पे। ठीक है, फोर्थ, आपके पास एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, और या उसको बोल सकते हैं हाईली रिलायबल है। ठीक है, किसके लिए, कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए, कि अब आप इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिटल से लिटल अगर डिटेल भी अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो वो भी आप इसके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो इवन इंटरमीडिएट और रिएक्शन रेट्स को फाइंड आउट स्टडी करने के काम भी आती है, रिएक्शन रेट्स, और आपके पास ऐसा वो समझ लीजिए इंटरमीडिएट्स अगर आपके पास कहीं बीच में बन रहे हैं तो उसको फाइंड आउट करने के काम भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती है। ठीक है, मैं ओवरऑल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपके पास जो भी है, NMR है, IR है, UV है, C13 है, जो भी है। ठीक है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ अभी आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके पास मेजर एडवांटेजेस मैंने आपके पास बता दिए किसके, स्पेक्ट्रोस्कोपीज के।
चलिए अब आपके पास मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, मैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होंगी जिसके पास क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा और दोनों क्या रहेंगे, बेसिकली एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे और एक दूसरे के प्लेन के क्या होंगे, मतलब एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। और क्या होगा, दैट इज अपने जो जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उसके भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बोल दिया मैंने आपके, कि दैट इज आपके पास उसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे एरोज से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एरोज इस तरीके से बना दिए मैंने। ठीक है, तो दूसरा आपने ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे जो एरोज हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में आप पॉइंट करके बताएंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ठीक है, सेम आप आगे भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया, तो पहले मैं दूसरे बना लेता हूं। थोड़ा सा आगे को अगर आप रखते तो ज्यादा बेटर था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करता हूँ ऐसे। और जो दूसरा था उसको अगर आपने करना था इस तरीके से, तो मतलब दोनों जो है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, अब आपके पास अब आपके पास मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बोल रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास बता दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर रही है लाइट, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है लाइट। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से क्या हो सकती है, आपके पास लाइट की प्रोपेगेशन हो सकती है, लाइट आपके पास इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके सबसे बड़ी बात यह है कि क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मिलेगा, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे, जो प्लेन है, जो आपके पास डायरेक्शन है प्रोपेगेशन के, उसके भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करूं तो सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। ठीक है, सेम वेलोसिटीज वो मूव करती है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए उनके लिए, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए उनके लिए, किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, कि जो लाइट जिसमें जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको, ठीक है, मूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े सारे आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास सेम वेलोसिटी की बात कर रहा था, तो 3 इंटू कितनी होती है, 10⁻⁸ 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपने पहले पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सभी इतनी ही वेलोसिटीज पोजेस करेंगी। तो चलिए कुछ एक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि वेव से एसोसिएट करते हैं, या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। तो कुछ एक टर्म्स मैं अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूं। आपने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेव नेचर को प्रॉपर्ली समझते नहीं है। तो उसको समझने के लिए मैं अभी आपके पास कुछ एक चीजें आपको समझाऊंगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है आपने। ठीक है, तो पहला आपके पास मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की बात कर लेता हूं। वेव की लेंथ, तो मतलब लेंथ ऑफ ए वेव, मतलब अब आपके पास कोई वेव है ना, कोई भी वेव है, मान लीजिए ये वेव है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट है, इस डायरेक्शन में आपके पास ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, साइन वेव एक बना रहा हूं आपके पास। ठीक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करने में जो आपके पास डिस्टेंस आपके पास है ना, दैट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्रस्ट है, ट्रफ, ये ट्रफ है। ठीक है, तो आपके पास यहां देखो, इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं।
तो आपके पास यहां से इस पॉइंट, अब आपके पास इसके आगे भी क्या रहेगी, ये वेवलेंथ, ये इसके आगे क्या रहेगी, इसकी वेवलेंथ रहेगी, ठीक है। तो मीन्स टू से जो जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब, और स्पेशली याद रखना कि जो एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ ये है, ये एडजेसेंट क्रस्ट आ गया, ठीक है, ये और ये एडजेसेंट बन गया, ठीक है। तो एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज द, अगर मुझे यहां पे बताना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट, टू, दैट इज, चलो ठीक है चलेगा, टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ये पहला एडजेसेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, और आपके पास ये वाला दूसरा है, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, लैम्डा से। तो लैम्डा की जो यूनिट्स हैं बेसिकली, वो आपके पास वही यूनिट्स हैं जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यूनिट्स की बात करूं तो आप इसको मीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीटर में। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइक्रोमीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, मीटर में साथ में एम लिख देता हूं ताकि यूनिट आपको पता चल जाए। तो एम लिख दिया। माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइक्रोमीटर। तो माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड दिस इज एम, तो दिस इज माइक्रोमीटर। और अगर उसके बाद अगर आपने दूसरा तरीका से देखना है तो माइक्रोमीटर के बाद अगर आपने देखना है तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नैनोमीटर मतलब ये, नैनोमीटर, METRE, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय NM। और एंगस्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या, एंगस्ट्रॉन। तो बेसिकली अब आपके पास जब मैं 1 माइक्रोमीटर की बात करता हूं, माइक्रोमीटर की, तो दिस इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर्स। कितना होता है ये, 10⁻, माइक्रो रिप्रेजेंटेड 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 10⁻⁻⁶ मीटर्स हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करता हूं तो क्या, किसकी बारे में बोल रहा हूं मैं, दैट इज 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की बात करता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁹ एन से याद रखना है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर्स। और एंगस्ट्रॉन की बात करता हूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10। तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट्स हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है, अर्ली क्लासेस में। अगर नहीं है तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आपको। नेक्स्ट अब आपके पास अगर मैं डिस्कस करता हूं दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि अब क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए इसकी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एज सच तो आप लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू इज इक्वल टू क्या, सी ओवर लैम्डा, एज सच आप फटाफट बोल देंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होती क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, और उस वेव को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो एक काम करता हूँ, कॉस वेव लेता हूँ ताकि इजी हो जाए मेरे पास। ये एक वेव ले ली मैंने, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी भी वेव ले रहा हूं मैं, दूसरी भी ले ली मैंने, कॉस वेव भी ले रहा हूं। तो कॉस वेव ले रहा हूं तो दूसरी की ये ले ली मैंने, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे
आपके पास जो वेव है वो रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है, ये एक पॉइंट पे कितनी साइकिल्स पास कर रही है, ठीक है, या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो इसको लिख देता हूं, इसको लिख रहा हूं आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स और क्या, साइकिल्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। किसमें, 1 सेकेंड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट इन 1 सेकेंड, अगर मैं टाइम नहीं लिखूंगा तो फायदा क्या होगा इसका फिर, तब तो आपके पास हम इसको कंडीशन ही मतलब हम चेक नहीं कर सकते। तो आप नोटिस कीजिए, इस पॉइंट पे, ये मैं पॉइंट आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको पता है, अगर मैं यहां से बोल रहा हूँ कि ये सेकंड पॉइंट है इसका, ये थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए ये थर्ड फोर्थ पॉइंट है इस वेव का, इसका ये सेकंड पॉइंट ये है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो बेसिकली दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगे, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो ये जो आपके पास वेव्स हैं, थोड़ा सा मतलब आपके पास उतना एक्यूरेटली तो स्ट्रक्चर नहीं बनी है, लेकिन आप इसको समझ जाना ऐसे कि देखिए, इस पॉइंट से अगर आपके पास ये वेव इस तरफ को मूव कर रही है, ऐसे को चल रही है वेव, ऐसे को, ठीक है, इस तरीके से इस तरफ को चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए, ठीक है। अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो इस पॉइंट से, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके पास कितनी, एक साइकिल मूव करी, मतलब ये वाली मैं इसको अभी साइकिल कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितनी साइकिल्स, एक दो, ये 1 होगी, ये 2 होगी, 3 होगी और ये 4 होगी। तो एक टाइम में 4 साइकिल्स यहाँ से पास कर जाएंगी, और यहाँ से, मतलब एक सेकंड में बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक सेकंड लगा इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए, इसको भी एक ही सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है दोनों की, सेम। लेकिन उस एक सेकंड में आपके पास कितने, आपके पास साइकिल्स पास कर गई, वो 4 साइकिल्स पास कर गई। और यहाँ पे कितनी साइकिल पास कर गई, ओनली 1 साइकिल पास करी, क्योंकि इसके बाद आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 3 साइकिल्स पास कर गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉलर। तो इसीलिए अब आपके पास मैंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, दीज आर द वेव्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो दैट इज न्यू को आप सी ओवर लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी न्यू सी ओवर लैम्डा, तो सी की मतलब सी क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दैट इज, अब आपके पास अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दैट इज सॉरी सॉरी लैम्डा, लैम्डा क्या होता है आपके पास मीटर्स में, तो मीटर से मीटर कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं इसकी यूनिट्स बोलूं तो इसको हर्ट्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या साइकिल्स पर सेकेंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि साइकिल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो कि एक सेकेंड में कितने पास कर गई, ठीक है, साइकिल्स। तो ये था आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो होप सो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा हो तो बता देना आप लोगों ने, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको जो है 3D में रिप्रेजेंट करके बताने की, आगे अपकमिंग कभी भी टाइम लगेगा मुझे, अभी के लिए थोड़ा सिलेबस का इश्यूज है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इसमें। तो नेक्स्ट करते हैं अब आपके पास, दैट इज क्या, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेव नंबर एक्चुअल में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, मतलब क्या बोला मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल बता दिया मैंने आपको, दैट इज वेवलेंथ का, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय वेव नंबर, या हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में आपके पास कितनी वेव्स पास कर रही हैं,
दैट इज ऑल्सो गिवन बाई आपके पास, उसको भी हम उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मीन्स टू से अगर मैं न्यू डैश इक्वल टू क्या लिख दूं, 1/लैम्डा, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/लैम्डा मतलब इस लैम्डा क्या होता है, सी लैम्डा मतलब आपको पहले बोला मैंने, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज C/न्यू। और न्यू अगर मुझे निकालना है तो न्यू क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा आपके पास, दैट इज, चलो सी लैम्डा तो हमने निकाल ही लिया, तो लैम्डा यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मतलब न्यू ओवर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव नंबर। वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स की बात करेगा, ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर से पास कर रही है। अब मैंने क्या कर दिया, अब 1 सेंटीमीटर की बात कर दी कि 1 सेंटीमीटर में आपके पास कितनी वेव्स पास कर रही हैं, दैट इज गिवन बाई वेव नंबर, ठीक है। तो यूनिट आपके पास अगर निकालने हैं तो आप इसके यूनिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसके यूनिट क्या क्या होते हैं। अगर लैम्डा अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसमें, मीटर में, तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। और अगर आपके पास यहाँ पे किसके मीटर इनवर्स होंगे, मतलब न्यू डैश के यूनिट हो जाएंगे मीटर इनवर्स। और अगर आपके पास मैं यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंट करता हूँ सेंटीमीटर में, तो आपके पास यूनिट्स हो जाएंगे न्यू डैश, दैट इज किसके हो जाएंगे, न्यू डैश मतलब वेव नंबर से रिप्रेजेंट करता है, वेव नंबर जो रिप्रेजेंट कर किया जाता है वो न्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसके यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ वेव की बात करूं तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी है, एनर्जी ऑफ वेव, इसके लिए आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पहले पढ़ी है। और वो क्या कहता है, दैट इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उसमें आप यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। चलो एच लिख देता हूँ, चलो प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू क्या, एच। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6, डायरेक्ट आगे नहीं जा रहा है, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एनर्जी की फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा नहीं डिस्कस करूंगा आपके पास कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली आपको पता है, अगर मैं नोटिस करूंगा तो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इन इनवर्स रिलेशनशिप में रहती है किसके साथ, लैम्डा के। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे देखना है कि इस तरफ मान लीजिए जो वेव्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, इस तरफ को क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इस तरफ को, ठीक है। और इस तरफ को आपको क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इट इज वेवलेंथ। इस तरफ को क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्पेक्ट्रम आते हैं, मतलब रीजन्स आते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आते हैं, रीजन्स। इस तरीके से रीजन आएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास रीजन मतलब वेव्स के रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, या आपके पास यहाँ पे जैसे वेवलेंथ है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास रीजन ऐसा आता है, स्मॉलेस्ट रीजन आता है, ठीक है। मैं पूरा नहीं अब आपके पास डिस्कस करने वाला। बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि इस तरफ को मेरे को एक्स रेज मिलना शुरू हो जाएंगी, कॉस्मिक रेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एक्स रेज, गामा रेज जो भी हैं इस तरफ को मिलना शुरू होगी, किस तरफ को, इस डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ को आपको मिलना शुरू होगी रेडियो वेव्स, जिसकी वेवलेंथ क्या रहती है, ज्यादा रहती हैं, वो आपको मिलेंगी डाउनवर्ड मतलब राइट साइड में। और जिसकी वेवलेंथ आपके पास छोटी रहती है वो कहाँ मिलेगा, अपवर्ड, दैट इज आपके पास कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। बीच में आपके पास एक स्पेक्ट्रम आता है, दैट इज क्या, यूवी विजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं, यूवी विजिबल रीजन कहते हैं। तो यूवी विजिबल रीजन का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये सॉरी यहां से अब आपके पास मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां इस रीजन से लेके आपके पास क्या,
इस तरीके से रीजन बनेगा, ठीक है। जैसे स्पेक्ट्रम बनता है आपके पास उसी तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। मैं परफेक्शन के साथ नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए अभी आपने प्लीज उसको ज्यादा नहीं ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से मैं एक स्पेक्ट्रम के डिजाइन करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं था, इस तरीके से। तो अब आपके पास मैंने जब यहाँ पे इसको लिखा है, आपके स्ट्रक्चर बनाई है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपके पास लास्ट रीजन मैंने बताया, कौन से वाला, यहाँ वाला, ये वाला रीजन, ठीक है। इस रीजन में ये आपके पास, अब आपके पास आ गया कौन सा, यूवी और विजुअल रीजन। कौन सा आ गया, ये वाला यूवी विजिबल रीजन, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि बेसिकली जो यूवी रीजन है एंड विजुअल रीजन है, डायरेक्टली दोनों इकट्ठा बता रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों स्टडी करनी है। तो यूवी विजुअल रीजन जो होता है वो आपके पास 190 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक ये लाई करता है, ठीक है। इस रीजन तक ये लाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास डिस्कस, दैट इज यहाँ पे यूवी विजुअल रीजन की एब्जॉर्प्शन की स्टडी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी करने वाला हूँ। मतलब मान लीजिए ये मैटर है, मैटर के ऊपर अब जो लाइट फेंकने वाला हूं मैं, वो कौन सी फेंकने वाला हूँ, यूवी विजिबल लाइट फेंकने वाला हूँ, और उसके बाद इसकी स्टडी करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है। ये आपके पास अरेंजमेंट ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या हम तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप जिस मर्जी के अकॉर्डिंगली असाइन करना चाहें, ठीक है। तो जो आपके पास एंटायर रीजन है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, उसको हमने एक जगह पे, एक स्केल पे मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है, और किसके बेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के बेस पे हमने उसको अरेंज किया है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसमें जो आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कि आपके पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, चलो उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।